भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संस्कृति मंत्रालय की इस खास साप्ताहिक प्रस्तुति में। दुनिया को वसुदैव कुटुंबकम का संदेश देने वाली भारतीय संस्कृति की बात ही अनूठी है। ये उस ज्ञान परंपरा की वाहक है जिसमें ऊंच नीच का कोई भेद नहीं, समानता और स्वतंत्रता का विचार इसके मूल में है। IGNCA भारत की इसी समृद्ध संस्कृति को सहेजने और इसे आगे बढ़ाने का दायित्व बखूबी निभा रहा है। इसी परंपरा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है संस्कृति संवाद, जिसे साथ मिला है प्रसार भारती और दूरदर्शन का। इसमें हर हफ्ते हम आपको दिखाते हैं भारत की संस्कृति के विविध रंगों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की झलकियों पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने 19 से 21 सितंबर तक 5वें नदी उत्सव का भव्य आयोजन किया। वेदों और पुराणों में इन सप्त गंगाओं में से नर्मदा जी को एक पवित्र देव नदी कहा गया है। I like to paint the painting as they were painted by the artist. यहाँ स्थित मां सांदेरी मंदिर और सूर्य मंदिर इस गांव को एक अलग पहचान प्रदान करते हैं। संस्कृति मंत्रालय का अग्रणी संस्थान IGNCA अपने मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों पर हर हफ्ते बुक लॉन्च, पेंटिंग प्रदर्शनी, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा किसी विषय पर टॉक शो, सेमिनार और अपनी फील्ड में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शख्सियतों की स्मृति में मेमोरियल लेक्चर और विशेष सांस्कृतिक समारोह का आयोजन करता है। तो आइए संस्कृति संवाद के इस सेगमेंट में देखते हैं IGNCA में बीते हफ्ते कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। भारतीय संस्कृति में नदियों का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां नदियों को केवल जल स्रोत या भौगोलिक संरचना नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें पावन और पूज्य भी माना गया है। नदियां भारतीय संस्कृति का बेहद महत्वपूर्ण अंग हैं। नदियों को लेकर जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने 19 से 21 सितंबर तक 5वें नदी उत्सव का भव्य आयोजन किया। 3 दिवसीय नदी उत्सव में कई कार्यक्रम हुए, जिनमें नदियों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की स्क्रीनिंग, पेंटिंग प्रदर्शनी, वर्कशॉप, पर्यावरणविदों और विद्वानों के चर्चा सत्र, प्रख्यात कलाकारों की प्रस्तुतियां समेत कई कार्यक्रम शामिल थे। 3 दिनों के आयोजन के दौरान प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता श्रीमती बसंती नेगी, ऋषिकेश स्थित परमार्थ आश्रम के आध्यात्मिक प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती और अपने प्रयासों से गुजरात की एक नदी का पुनरुद्धार करने वाले ढोलकिया फाउंडेशन अध्यक्ष श्री सावजी ढोलकिया जैसे गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 3 दिनों के दौरान नदियों और नदी संस्कृति पर 48 शोध पत्र भी प्रस्तुत किए गए। 3 दिनों के दौरान डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में सभ्यताओं और संस्कृतियों की जीवन रेखा नदियों पर आधारित 11 फिल्में दिखाई गईं। नदी संरक्षण के महत्व के बारे में बच्चों को बताने के लिए वर्कशॉप रिवर एंड आई और मटका पेंटिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया।
प्रदर्शनियों में कंसाबती नदी और उसके आसपास की संस्कृति पर आधारित कंसाबती एक फोटोग्राफिक यात्रा प्रदर्शनी, स्कूली छात्रों द्वारा पर्यावरण पर बनाई गई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी और भारतीय नदियों में प्रयोग की जाने वाली पारंपरिक नावों पर एक रोचक प्रदर्शनी भारत की नावें का आयोजन किया गया। नदी उत्सव में गुरु श्रीमती कस्तूरी पटनायक और उनकी टीम द्वारा ओडिसी नृत्य, गुरु श्रीमती मैरी एलंगोवन और उनकी टीम द्वारा भरतनाट्यम की प्रस्तुतियां दी गईं। नदी उत्सव का समापन सुश्री मधुरा और सुश्री भैरवी किरपेकर के शास्त्रीय गायन और श्री विक्रांत मंडराल द्वारा हिमाचली लोकगीतों की प्रस्तुति से हुआ। आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी और कालिदास संस्थान ने आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी के जन्मदिवस पर स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया। कार्यक्रम के वक्ता केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के निदेशक प्रोफेसर रमाकांत पांडे ने सनातन कवि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी का स्वातंत्र्य दर्शन विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि संस्कृत काव्य शास्त्र के क्षेत्र में सनातन कवि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी के अभिनव सिद्धांतों को उनके रचित अनेक ग्रंथों से समझा जा सकता है। व्याख्यान सत्र में अध्यक्ष के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के पूर्व प्रमुख प्रोफेसर विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र जी ने कहा कि आचार्य द्विवेदी जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु ने 2 दिवसीय नृत्य कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का विषय था भरतनाट्यम में अभिनय की अवधारणा। इसमें स्थिर से संचारी तक अभिनय की बारीकियों के बारे में बताया गया। कार्यशाला का संचालन प्रख्यात भरतनाट्यम विशेषज्ञ और आईजीएनसी के वडोदरा क्षेत्रीय केंद्र की निदेशक सुश्री अरूपा लाहिरी ने किया। तो ये थी इस हफ्ते की सुर्खियां। अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट का। संगीत शब्द सुनते ही ना मन में आनंद की तरंगे उठने लगती हैं। और बात अगर शास्त्रीय संगीत की हो तो फिर तो कहने ही क्या। शास्त्रीय संगीत भारत की अनमोल सांस्कृतिक विरासत है। वैश्वीकरण और आधुनिकता के इस युग में जहां कई परंपराएं छूटती जा रही हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत अभी भी प्रासंगिक बना हुआ है। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इसकी एक विशिष्ट पहचान है। युवा पीढ़ी इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रही है। सांस्कृतिक प्रस्तुति में आज सुनिए प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका देवकी पंडित को। उन्होंने ये प्रस्तुति 21 मार्च साल 2023 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर दी थी। उनकी आवाज में ऐसी मिठास है जो सुनने वालों को अभिभूत कर देती है।
चुना सुहावे नाहक ब्रिज तरसाए सब सखियाँ समझाए सब सखियाँ सब सखियाँ समझाए समझाए सब सखियाँ समझाए आए रे वहीं रूठे तुम हो बनवारी यही राधा तरसाए सब सखियाँ समझाए आए रे सब सखियाँ समझाए सखियाँ नदियों की कलकल धारा भी अद्भुत संगीत का सृजन करती है। हमारे देश में नदियों को जीवनदायिनी कहा जाता है। इसीलिए गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा और अनेक नदियों को मां का दर्जा दिया गया है। भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है नर्मदा, जिसे रीवा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहने वाली नर्मदा भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक से निकली है। मां नर्मदा की स्तुति नर्मदाष्टक में शंकराचार्य ने लिखा है, सर्व तीर्थ नायकम, यानी सभी तीर्थों में नर्मदा सर्वप्रथम है। सिने सर्कल के आज के सेगमेंट में हम आपको दिखा रहे हैं मां नर्मदा पर बेस्ड फिल्म देव नदी नर्मदा। स्कंद पुराण के अनुसार देव नदी नर्मदा का अवतरण आकाश में स्थित भगवान शिव के शिवलोक से हुआ है। इसीलिए जो लोग नर्मदा और अमरकंटक की यात्रा करते हैं वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव लोकों में विहार करते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। वेदों और पुराणों में इन सप्त गंगाओं में से नर्मदा जी को एक पवित्र देव नदी कहा गया है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर गुजरात के भरूच के पास अरब सागर की खंबात खाड़ी में विलय होने तक नर्मदा नदी लगभग 1312 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। ये गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि भारतीय प्रायद्वीप में बहने वाली 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा उद्गम कुंड। नर्मदा कुंड नर्मदा का उद्गम स्थल है। यहीं से नर्मदा प्रवाहमान होती है। मेकल पर्वत के अमरकंटक से निकलकर 200 किलोमीटर तक सतपुड़ा के घने जंगलों के मध्य बहती हुई नर्मदा नदी जबलपुर पहुंचती है। भेड़ा घाट। जबलपुर से 20 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी की जलधारा खुले में नहीं बल्कि दूर दूर तक दोनों तरफ खड़ी नीली, गुलाबी और पीली चट्टानों के बीच से गुजरती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इंदिरा सागर से निकलकर नर्मदा जी ओमकारेश्वर के लिए चल पड़ती हैं। ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मोरटक्का गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर
मानदाता द्वीप पर स्थित है। मानदाता द्वीप पर नर्मदा और कावेरी का संगम होता है। महेश्वर, ओमकारेश्वर में भगवान शिव की प्रदक्षिणा करके आनंददात्री भगवती नर्मदा महेश्वर मंदिर में उपासना करने के लिए महेश्वर पहुंच जाती हैं। आदिवासी मेला। नर्मदा जी उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा रेखा है। यह मध्य प्रदेश में लगभग 750 किलोमीटर चलती है। अपनी यात्रा जारी रखते हुए नर्मदा जी मध्य प्रदेश में इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर दूर झाबुआ जिले में पहुंचती है। आदिवासी समाज में स्त्री पुरुष में ज्यादा भेद नहीं। दोनों की जीवन शैली भी एक जैसी है और उनके वैवाहिक अधिकार भी। इस मेले में एक परंपरा और है। जिस आदिवासी युवक को कोई लड़की भा जाती है और वो उससे शादी करना चाहता है तो लड़की से आई लव यू नहीं कहता, बल्कि अपने प्रेम का मौन इजहार करता है। वो पान वाले की दुकान से मजेदार मीठा पान लेता है और लड़की के आगे बढ़ा देता है। यदि लड़की मुस्कुराकर पान का बीड़ा स्वीकार कर लेती है और पान खाने में उसे आनंद आ गया तो वो आंख मारकर एक इशारा करती है और पल भर में लड़का लड़की मेले से गायब हो जाते हैं। वे तब तक घर वापस नहीं लौटते जब तक उनके माँ बाप दोनों की शादी के लिए सहमति नहीं दे देते। दरअसल ये एक प्रेम विवाह करने की आजादी है जिसमें प्रेमी युगल भागकर शादी करते हैं। संभवतः इसीलिए इस उत्सव को भगोरिया कहते हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ से निकलकर नर्मदा जी भरूच में प्रवेश करती हैं। नर्मदा जी अनवरत बिना विश्राम किए चलते चलते अपने अंतिम पड़ाव गुजरात में सफर करती हैं। गुजरात के केवड़िया क्षेत्र में नर्मदा नदी पर बना हुआ सरदार सरोवर बांध अमेरिका के ग्रैंड कॉली बांध के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। माननीय मोदी जी ने इस बांध से 3.2 किलोमीटर दूर साधु बेट स्थान पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 597 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का भी शिलान्यास किया है। अरब सागर की खंबात खाड़ी में नर्मदा का सबसे विस्तृत और विस्मित करने वाला संगम होता है। ऐसा लगता है मानो आत्मा से परमात्मा का महामिलन हो रहा है। भेड़ा घाट की संगमरमरी चट्टानों के बीच से बहती इस देव नदी के बारे में जानकर आप आनंद से भर उठे होंगे। जिस तरह नदियां हमारी प्राचीन संस्कृति का अभिन्न अंग हैं, उसी तरह शैल कला यानी रॉक आर्ट भी इसी प्राचीन सभ्यता का दर्पण है। प्राचीन मानवों द्वारा पहाड़ों और गुफाओं की दीवारों पर उकेरे गए चित्रों और नक्काशियों को रॉक आर्ट कहा जाता है। यह हमारे पूर्वजों की जीवन शैली और उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में बताता है। पद्मश्री यशोधर मटपाल एक ऐसे महान आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने रॉक कला के संरक्षण और इसके प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देश की शैल कला पर कई किताबें लिखी और इसके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। विशेष साक्षात्कार के इस सेगमेंट में प्रस्तुत है पद्मश्री यशोधर मटपाल के साथ खास बातचीत। Rock art is a term used for all the artistic expressions found on bare rock surfaces. They may be either painted or engraved on the rocks. Can you tell me about that when we go to the rock art shelters or the caves, we find the rock art depictions are made at a particular place within the shelter. Most probably we find these depictions in an inaccessible place. Why so? Yeah, you are right, because rock art, it is not necessary that the caves which are useful for the accommodation, they will bear the rock art.
Sometimes it is possible the best shelters, they were never painted. But the other side, the rock art is found on very hard accessibly places, and also even in the depressions. So it means the rock art, even the cave, it has a specific meaning to express his creations, and it was a particular area, and you will see there are so many superimpositions. It is because a particular surface was used and reused for generations. So certainly every part of the rock was not useful or treated as a sacred part to be expression of the rock art. Can you tell us about what is your approach to rock art documentation and study? You know, rock art, even the rock artists, they spend the considerable time to paint the painting. Now with this modern age, we try all the mechanical, the equipment just to record the rock art. And my thinking is, you spend as much time as to study the rock art and to see it closer, then you understand the rock art better. So I have been by nature an artist, and I like to paint the painting as they were painted by the artist. So certainly it was a time consuming technique, but I have the very wonderful results, because when you take snaps for recording, then you sometimes you miss many things which you cannot understand. We should spend more time before documentation, the entire composition and the in the stages where the painting were found and why they have painted. You should spend more time studying the art than documentation. If you see my life, I am living like the ancient Indian sages they were living. I have a small cottage. I cook myself. That with the fuel, I don't use this gas, all the thing. And at 8 in the morning, I am ready in my studio to work for the whole day, and I have worked for 18 hours per day. Even today, I work at least 13 or 14 hours per day to enrich my museum and also to guide the students who come as a research scholar. पद्मश्री यशोधर मटपाल के इस इंटरव्यू से आप भारतीय संस्कृति के कई अनछुए पहलुओं से परिचित हुए होंगे। अब हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं भारत के गांव की अनूठी संस्कृति से। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। इसके अंतर्गत भारत के सभी गांवों का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। मेरा गांव मेरी धरोहर इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। इस सेगमेंट में हम आपको दिखाते हैं किसी एक गांव की लोक संस्कृति और वहां की विशेष कला। तो संस्कृति संवाद के आज के आखिरी सेगमेंट में जानिए गुजरात के गांव सांदेर के बारे में। सांदेर गांव गुजरात राज्य के पाटन जिले में स्थित है। यहाँ स्थित मां सांदेरी मंदिर और सूर्य मंदिर इस गांव को एक अलग पहचान प्रदान करते हैं। सन 2011 में हुई जनगणना के अनुसार गांव में कुल 1216 घर हैं और यहाँ की कुल जनसंख्या 4940 है। यहाँ स्थानीय रूप से गुजराती भाषा बोली जाती है। गांव की साक्षरता दर 93.91% है। सांदेर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थानीय निवासियों के साथ साथ आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। सांदेर गांव के निवासियों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि और दुकानदारी है। नवरात्रि के दौरान महिलाओं द्वारा चनिया चोली पहनने का चलन है। मां संदेरी का मंदिर यहाँ के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। मां संदेरी इस गांव की कुल देवी हैं। प्रत्येक वर्ष दुर्गा अष्टमी के दिन मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस यज्ञ में
गांव के सभी लोग भाग लेते हैं और गांव में सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। बेराई माता मंदिर पर नवरात्रि की नवमी के दिन रात्रि उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव में महिलाएं परंपरा के अनुसार सिर पर 108 दिए लेकर गरबा करती हैं। सांदेर गांव की धार्मिक मान्यताएं, संस्कृति और पर्वों को मनाने के भिन्न तौर तरीके श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। संस्कृति संवाद का आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर बताइए। और हाँ, इसे और बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव भेजना हमें मत भूलिएगा। अपने सुझाव आप हमें इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रसार भारती के इसी मंच पर IGNC के विशेष कार्यक्रम संस्कृति संवाद के साथ, जिसमें बात होगी भारत की इंद्रधनुषी संस्कृति के बारे में। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। नमस्कार।